स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है हजारों लाखों सालों में धरती का मौसम कैसे बदलता है? ग्लेशियर कहां कहां थे और कैसे उन्होंने पहाड़ों, नदियों और घाटियों का आकार बनाया? क्या आपने कभी सोचा है लाखों साल पहले धरती कैसे दिखती थी? जहां आज जंगल है वहां सिर्फ बर्फ थी। बर्फ के पहाड़ों से पिघलकर नदियां बहती थी। पैलियोग्लेशिएशन ये सब हमें बताता है। पैलियोग्लेशिएशन का मतलब यानी उस जमाने की जब धरती के बड़े हिस्से बर्फ से ढके थे। कैसे फैली थी बर्फ और क्या हुआ असर? हमें आज इससे क्या सीख मिलती है? प्राचीन या पुरानी हिमयुग की घटनाएं, जब बहुत पुराने समय में लाखों साल पहले धरती के बड़े हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। चलिए चलते हैं वक्त की उस सुरंग में जहां हर बर्फ की परत एक कहानी कहती है। कैसे मौसम बदलते हैं और ग्लेशियर्स क्रोनोलॉजी क्या है और पैलियोग्लेशिएशन की स्टडी कैसे होती है, इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट सी के पद पे कार्यरत डॉक्टर पिंकी बिष्ट। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर पिंकी बिष्ट के बारे में। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर पिंकी बिष्ट। मैं वाडिया संस्थान में विगत 7 सालों से कार्यरत हूँ। इससे पहले मेरी जो ग्लेशियर में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वो 2011 से हुआ, जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया एचएनडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं नेशनल पोस्ट डॉक रही वाडिया संस्थान में 6 महीनों के लिए और उसी समय मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया है साइंटिस्ट। 2017 में मैंने वाडिया इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और तब से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं काम करती हूँ पैलियो क्लाइमेट के ऊपर। एज ए प्रॉक्सी मैं यूज़ करती हूँ ग्लेशियर स्टडी को और अभी एट प्रेजेंट मैंने ग्लेशियर पास्ट क्लाइमेट के साथ प्रेजेंट को भी इंक्लूड करना शुरू किया है। जैसा कि हम आज के सिनेरियो में देखते हैं कि अभी जितने भी ग्लेशियर हैं वो अपने रिसीडिंग फेस में चल रहे हैं और जितने भी ग्लेशियर हम आज फील्ड में देखते हैं वो अपने टॉप मोस्ट एरिया में प्रेजेंट है। बट ऐसा नहीं था कि ये ग्लेशियर हमेशा ऐसे ही रहे होंगे। पास में ये ग्लेशियर्स बहुत आगे तक एडवांस किया था इनने, जिनका जो एक प्रूफ है वो मोरेन्स के द्वारा हमें मिलता है फील्ड में। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो मोरेन्स एक ऐसी आकृति है जो हमें ग्लेशियर्स की उस समय की आकृति को बताती है जब वो ग्लेशियर उस जगह तक एडवांस रहा होगा। तो आज की डेट में जब हम फील्ड जाते हैं तो हम मोरेन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस मोरेन से हम सैंपल लेते हैं, OSL सैंपल लेते हैं। OSL सैंपल इज़ ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस डेटिंग, एक डेटिंग टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम उस मोरेन्स की एज निकालते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्लेशियर आज की डेट में बहुत पीछे जा चुका है ये किस समय इतना एडवांस रहा होगा और इस एडवांसमेंट के लिए कैसा वातावरण या कैसा क्लाइमेट उस समय रहा होगा, हम उसका पता लगाते हैं। डॉक्टर पिंकी बिष्ट ने हमें बताया कि उनकी स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है और साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए ये कितनी यूजफुल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पास्ट क्लाइमेट को रीड करते हैं। पास्ट इज़ द की टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पहले की जितने भी स्टडी है उनका जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ग्लेशियर कैसे बिहेव कर रहा था पास्ट में, तो हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता पाएंगे। फॉर फ्यूचर मॉडलिंग ऑफ ग्लेशियर्स हमें पास्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो पास्ट के जितने भी क्रोनोलॉजीज़ हैं कि ग्लेशियर कितने हज़ार साल पहले एडवांस किया था और उसके एडवांसमेंट का कारण क्या था, अगर हमें ये सब डाटा हम मैक्सिमम ग्लेशियर्स का अगर हमारे पास होगा तो हम अपने फ्यूचर क्लाइमेट के लिए एक डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमें फ्यूचर मॉडलिंग के लिए कि आने वाले टाइम में क्या हालात या क्या वातावरण बन सकता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
अभी प्रेजेंटली जो मैं जिस एरिया में काम कर रही हूँ वह काली गंगा एरिया है। कुमाऊँ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर, जो कि बॉर्डर्ड है चाइना से नॉर्थन साइड में और ईस्टर्न साइड में नेपाल से। तो ये जो जोन है यहाँ पर पहले कभी भी बहुत टीडियस स्टडी नहीं हुई है। यहाँ पर ग्लेशियर क्रोनोलॉजिक स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जाना ही पहली बात बहुत टीडियस था। मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया 2018 में, जब मैं 4 दिन का ट्रैक करके इस एरिया तक पहुँचती थी। बट आज की परिस्थिति वहाँ की ऐसी है कि वहाँ पर रोड बन चुके हैं। रोड बनने के कारण जो टूरिस्ट है, वो एक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ कैलाश मानसरोवर का भी वो रूट है और आदि कैलाश और पार्वती लेक, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु और टूरिस्ट जाते हैं, वो वाला एक ट्रैक बन चुका है। और आज की डेट में वहाँ पर जो टूरिज़्म का जो रेट है, या फिर आप ये बोलिए कि टूरिज़्म का जो परसेंटेज है, वो 10 फोल्ड्स ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि हमारे ग्लेशियर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज की डेट में हम काफ़ी चीज़ें हम बहुत बातें करते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस तो है ही ग्लेशियर्स के ऊपर, बट जो एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस है इसको कोई भी नहीं देख पा रहा है। इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, हम इंसानों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट ग्लेशियर्स के लिए यही डेवलपमेंट हानिकारक है। वो एरिया जहाँ पर अभी ये जो मेरा काम चल रहा है, वहाँ पर 2023 में मेरा एक पेपर आया था, जिसमें मैंने उस एरिया के सारे ग्लेशियर्स के ऊपर एक स्टडी किया था, जिसमें ये पाया गया कि उसमें उस एरिया के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, उसमें अराउंड 90% ग्लेशियर्स जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर से छोटे हैं। और जितने भी छोटे छोटे ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जब 90% लाइक वहाँ पर हार्डली 3 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जिसका एरिया जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, और सिर्फ एक ही ग्लेशियर ऐसा है जिसका 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आप ये लगा लीजिए कि जितने भी 66 में से 63 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो बहुत ही वर्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। बट ऊपर से अगर आप ये जो गाड़ी है वो उसका इन्फ्लुएंस, गाड़ी जा रही तो लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे तो उनके लिए होटल्स बन रहे हैं, होटल बन रहे तो ऑफकोर्स खाना भी बनेगा, खाना बनेगा तो फ्यूल की एनर्जी प्लस गाड़ी का व्हीकल का एनर्जी, आई मीन दे आर गिविंग मोर इन्हांसमेंट टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। उसके बाद हम वहाँ के अभी उत्तराखंड सरकार ने जो 13 मोस्ट प्रोन ग्लेशियर्स जो बताए हैं, ग्लेशियर लेक के बारे में जो बात की है कि वो हज़ार्डस है, इस एरिया के जो ग्लेशियर्स के जो लेक बने हुए हैं, मेरी जो स्टडी बताती है कि मेरी स्टडी उसमें थी 1990 से लेकर 2021 तक। 1919 में वहाँ पर सिर्फ 4 ग्लेशियर्स थे, पर अब 2021 में वहाँ पर 10 ग्लेशियर्स लेक हो गए। पर वो जो लेक है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये मेरा स्टडी बताता है। वो इसलिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि मैं ऑन फील्ड जाके मैंने उन लेक्स को देखे हैं, और वो लेक ऐसे हैं जो कि फीड हो रहे हैं ग्लेशियर पर। जब मैंने आपको बताया कि वहाँ के ग्लेशियर इतने छोटे छोटे हो गए, वो सर्ग बन गए हैं और भी एकदम ख़त्म होने के कगार में, तो ग्लेशियर में जब आइस ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा? तो दैट लेक्स विच इज़ बिंग फेड बाय द ग्लेशियर वाटर, अब वहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा है, तो जो लेक हैं वो अब ड्राई अप हो रहे हैं, वहाँ पर पानी ही नहीं है। तो ऐसे ही मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने इस बारे में बात की है कि वहाँ के ग्लेशियर से नीचे वाले लोगों को कोई हार्म नहीं है। वहाँ पर एटलीस्ट वो डिज़ास्टर वाला ना आज तक लोगों ने वहाँ पर देखा है, जो प्रीवियस, क्योंकि मेरा लोकल पीपल परसेप्शन पे भी काम हुआ था, मैंने लोकल लोगों से भी बात की, एक सर्वे किया था, उसमें भी उन लोगों को अब आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ पर कुछ कलामिटी हुई है। बट एंड फ्यूचर में पानी की स्कैर्सिटी कैन बी अ प्रॉब्लम, बट नॉट दिस हज़ार्ड वाला अभी तक मेरे को नहीं देखने को मिला। आगे डॉक्टर पिंकी भिष्ट ने हमें उनके रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो बताया। हाँ, पहले का जो मेरा रिसर्च ड्यूरिंग पीएचडी, मेरा जो रिसर्च एरिया था वो गढ़वाल हिमालय में था। वहाँ पर 2 ग्लेशियर्स की मेरी कंपैरेटिव स्टडी थी, एक कोसा ग्लेशियर और एक कामित ग्लेशियर। दोनों में ही मैंने क्रोनोलॉजिकल स्टडी किया था, जिसमें अभी तक मुझे जिसके रिजल्ट्स में ये पता चला था कि अमूलतः पहले हम ये मानते थे कि ग्लेशियर में जो सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट ग्लेशियर की हुई है वो 20,000 के आसपास हुई है। बट हमें वहाँ पर ऐसे क्लू मिले हैं या प्रूफ मिले जिससे हमने ये बताया कि ग्लेशियर इससे भी पहले एडवांस हो चुका था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर वो प्रूफ दिया। बट एट प्रेजेंट मेरी जो स्टडी चल रही थी, जो काली गंगा वैली में मैंने जो स्टडी किया, उसमें 2021 में मेरा एक पेपर QSR में आया है। उसमें मैंने ये बताया है कि वहाँ पर हम सिर्फ एक एजम्पशन दे रहे थे कि ये ग्लेशियर 20,000 मतलब LGM के पहले भी हुआ होगा। बट यहाँ पर हमने विथ क्रोनोलॉजिकल एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी, हमारे पास 4-5 डेट्स आई, उन डेट के माध्यम से हमने ये बात को पुष्टि की, इस बात की कि
इट इज़ देयर, लाइक ग्लेशियर LGM से पहले भी एडवांसमेंट हुई थी ग्लेशियर की, और वो जो मुझे सबसे ओल्डेस्ट एज उस वैली में मिली वो था 52,000 साल पहले जो रिकॉर्ड था ग्लेशियर एडवांसमेंट का। और इस पेपर का जो पब्लिकेशन हुआ है वो QSR में हुआ। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पेपर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रपोज़ल डाला है, उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अभी जैसे हम लोगों ने सेंट्रल हिमालय में काम कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा बढ़े, सिक्किम हिमालय की तरफ जाने की मेरी आगे की कोशिश है। इस पॉडकास्ट में आगे हम डॉक्टर पिंकी बिष्ट से जानेंगे कि इस स्टडी से इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर क्या रैंकिंग हुई। हर देश जहाँ पर क्रोनोलॉजी एक ऐसा स्टडी है कि ऐसा नहीं है कि हम ग्लेशियर में गए और हमने सैंपल लिया और हमें वो डेट्स मिल गया। समटाइम्स हम इतनी मेहनत, हमारे पास सिर्फ 2 मौके होते हैं ग्लेशियर में जाने का, एक मई और एक सितंबर अक्टूबर। अगर हमें इस टाइम में अगर सैंपल्स मिल जाते हैं और उसकी डेटिंग पूरे साल हो जाती है तो हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। पर समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स हम फील्ड्स जाके सैंपल लेकर आते हैं और हमें वो सैंपल्स का डाटा अच्छा नहीं मिलता है, तो हमें फिर वेट करना पड़ता है 1 और साल के लिए। सो ये हमारे साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ है। तो वी आर इक्वली, हमारा इक्वली ही चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम बहुत पीछे हैं या हम बहुत आगे हैं। हर देश अपनी अपनी तरफ से जिसके भी जहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ एरिया में, जैसे अभी मैं अगर हाल ही की बात करूँ जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ, काम कर रही हूँ, वहाँ पर वो एक तो बॉर्डर एरिया है। वहाँ जाने से पहले आपको SDM की परमिशन लेनी पड़ती है, आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, सिक्योरिटी जोन, क्योंकि वो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है वो एरिया। और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर से तो टच हैं, तो वो एक पैरामीटर है। और दूसरा पैरामीटर है कि अक्टूबर लास्ट से वहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो टू द फील्ड। हम नहीं जा सकते हैं उस समय, और हम इंतज़ार करते हैं अगले अप्रैल या मई का, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाए और एरियाज हो जाए। और परमिशन मिलना हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि परमिशन हमें तब मिले तभी हम फील्ड जा सकें। या अभी तक मैंने 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और उनमें से 3 पेपर मेरे ऑलरेडी पब्लिश है QSR में। QSR क्वाटरनरी जियोलॉजी जो मैं काम करती हूँ उसका सबसे टॉप लेवल का जर्नल है। अभी चौथा मेरा ऑलरेडी अंडर रिव्यू चल रहा है। और उसके अलावा मैंने मैं फील्ड अकेली जाती हूँ एक्चुअली, तो मेरा पेपर भी अकेले ही मैंने एक पेपर लिखा था। तो ये जो मैं आपको अभी जब सब कुछ बता रही हूँ कि वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ की परिस्थिति के बारे में, इस एरिया से मेरा काफ़ी जुड़ाव है, क्योंकि इस एरिया ने मुझे काफ़ी चीज़ सिखाया। वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके, वहाँ के लोगों से जानना अबाउट द जब आप लोगों से बात करते हो तो आप एज ए साइंटिस्ट बात कर रहे हो, बट आप जब उनसे बात कर रहे होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपसे ज़्यादा तो ये लोग जानते हैं, बट उनके पास वो साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, बट बातें वो भी वही कर रहे होते हैं। तो पास्ट 50 सालों का जो एक्सपीरियंस जो बूढ़े लोग हैं वो अपनी जब बातें हमसे शेयर कर रहे थे, और वो जब इस बात को मतलब एक बोलते हैं ना, एक घबराहट होती है इंसान के अंदर जब वो अपनी बातों को बताता है कि मैडम पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा, हमें तो लग रहा है। इवन टूरिज़्म से उनकी इकनॉमी बढ़ रही है, पर इक्वली वो इस बात से भी भयभीत हैं कि यही इकनॉमी है जो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे तो लोगों का आना बंद हो जाएगा, उसके बाद इनका क्या होगा। तो इस बात से वो काफ़ी चिंतित हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। ये बहुत बहुत बड़ा एक शुरुआती स्टेप है DST का। मैं बोलूँगी कि हम फील्ड जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, बहुत टफ जगह जाते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है, आम जनता को, कि यहाँ पर भी काम हुआ जा सकता है, यहाँ पर भी लोग काम करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जब आते हैं, हम पेपर लिखते हैं, तो वो जो पेपर जाता है वो सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के पास ही जाता है, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स और आप जिस तरीके से पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसके थ्रू अगर लोगों तक ये बात पहुंचे तो ऑफकोर्स ये बात मतलब लोगों को तक जाएगी। लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसा भी कुछ काम होता है। क्योंकि मेरा जो अपना फीलिंग है, उस गाँव के लोग जो वहाँ के बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं, जिनको ग्लेशियर्स में जाना सबसे बड़ा काम होता है। ग्लेशियर में चलना, आप हर उस ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में बहुत अच्छे से नहीं चल सकते हैं, बट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, बट उनके अंदर वो नॉलेज है नहीं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो उनको आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक सिर्फ एजुकेशन जो है वो आपके अंदर आ जाए तो ये एरिया आप ही का है, और इस एरिया में भी काम करके आप पैसे कमा सकते हैं अपने चॉइस, तो वो सब चीज़ें मैं बच्चों के अंदर वहाँ डालती हूँ, बूस्टिंग डालती हूँ कि आप लोग देहरादून जाते हो पढ़ने के लिए, ये तो जियोलॉजी लो एज अ सब्जेक्ट, एंड यू कैन वर्क हियर। फैमिली के साथ बैठे बैठे आप अपना घर में बैठ के अपना काम कर सकते हो। यू कैन कलेक्ट द डाटा जो हम लोग इतने दूर से आके इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आके कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाई। आइए हम
सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।